जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एग्रीकल्चर आपको पता होगा जो कृषि है हमारे इंडिया का आधार है। आपको पता होगा रूरल एग्रीकल्चर जो है हमारे जो ग्रामीण के अंदर हमारे जो किसान भाई रहते हैं वो हमारे देश का पेट भरते हैं, जिन्हें की अन्नदाता भी बोला जाता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल आपको जान लेने बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम, वैसे तो आपको पता होगा कि किसान को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर अगर आपकी इनकम मिल जाती है, जुड़ जाती है, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ सकता है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप दोनों तरह की इनकम कमा रहे हो तो कब और कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं और उसके साथ में आपको एग्रीकल्चर की इनकम आती है और अपनी आप आईटीआर भरते हैं, तो आपको कुछ बातों का सावधान देना है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी नोटिस भेजता है तो एग्रीकल्चर है या कौन सा व्यक्ति है वो नहीं देखता है, और उस टाइम भी आपको कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह पेश करने पड़ते हैं। अगर आप पहले से ही अपना होमवर्क करके चलेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम और इनकम टैक्स और आईटीआर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंडिया की दोस्तों जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर ही बेस है, ये आपको पता होगा, और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम आपकी आ रही है तो इनकम टैक्स का सेक्शन 10(1) बोलता है कि चाहे आपकी 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, आपको एग्रीकल्चर इनकम पर एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ में कोई और भी इनकम आ गई, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपने कोई डेयरी का काम किया, आपने कोई बिजनेस का काम किया, आपको सैलरी की इनकम आ रही है, आपको शेयर मार्केट की इनकम आ रही है, तो दोस्तों आप फिर प्योर एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कहलाएंगे। अब रूल आपके लिए बदल जाते हैं और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपको कैसे कैसे टैक्स लगता है अगर दोनों ही इनकम आपकी आती है। चाहे आप कैश के अंदर लें, चाहे आप ऑनलाइन लें, चाहे आप किसी और मोड में लें, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड रखने हैं ताकि इन फ्यूचर में आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पॉइंट्स टू बी टेक केयर व्हाइल शोइंग एग्रीकल्चर इनकम इन आईटीआर। दोस्तों, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं, जैसे कि सेक्शन 194(n) है, वो बोलता है अगर आप 20 लाख से ज्यादा का नगद निकाल लेते हो तो आपका 2% टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपके 3 साल की आईटीआर भरी होती तो ये 20 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए हो जाता। आपकी लिमिट चल रही होती है जिसे कि केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर आप अपनी जो लिमिट है जब भरने जाते हैं तो आप वहां पे 10 लाख या उससे ज्यादा है तो कैश के अंदर भर देते हैं, तो ये भी इनकम टैक्स नोटिस आने का चांसेस और यहाँ पे रहते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपको वो लिमिट रोल ओवर करनी पड़ती है, इसके लिए आपके पास पैसा नहीं होता है। बैंक वाले बोलते हैं ये लो हमने पर्ची भर दी है, आप यहाँ पे साइन कर दो, तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना है। ये भी कैश के अंदर ही काउंट होगा, ये भी माना जाएगा कि ये कैसा सारा का सारा आपका था और उसकी जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि बैंक वाले वहां पे नोट का नंबर लिख करके इतने नोट आपने इतने इतने रुपए के दिए हैं और आपके साइन करवा लेंगे। तो जब भी आप आईटीआर, इनकम टैक्स के किसी भी तरह के इन फ्यूचर में भी नोटिस से बचना चाहते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको नेचर एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, बहुत तरह की इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने कोई फसल, कोई कनक गेहूं बेची उसी से इनकम आती है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन। अगर कोई आप फसल को बेचते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह की फसल आपने बेची है। आपने नरमा कपास बेचा है, आपने गवार जवार बेचा है, किस तरह का आपने फसल बेची है, और उसके अलावा जो जमीन है वो आपकी खुद की है या आपने किराए पर ली थी। दोस्तों, अगर आपको रेंट आता है एग्रीकल्चर इनकम का, वो भी तो आपका टैक्स फ्री हो जाता है। तो रेंट आया है तो उसकी लीज डीड वगैरह भी आपको जरूर लिखनी है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की। जो लैंड होती है दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी बोलनी चाहिए। हमारे राजस्थान के अंदर जो ओनरशिप प्रूफ होता है जिसे कि जमाबंदी बोलते हैं, हरियाणा के अंदर हदबस्त बोलते हैं, हरियाणा के अलावा यूपी बिहार वगैरह में खतौनी बोलते हैं, फर्द बोलते हैं, या लीज डीड। अगर आपने मान लीजिए जमीन आपकी नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास जमीन है वही खेती कर सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग खेती कर सकते हैं। तो आपके पास जमीन नहीं है तो आप किसी से लीज पर या रेंट पर जब आप लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी कर लें, लेने वाले देने वाले के साइन हो जाएंगे कि हाँ जी मैंने इस व्यक्ति को ये जमीन इतने साल के लिए यूज करने के लिए दी है। एड्रेस जो होता है आपका लैंड का, कई बारी इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं जब केस चल रहा होता है तो वहां पे विजिट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने लैंड की प्रॉपर डिटेल रिकॉर्ड है वो आईटीआर भरते समय, क्योंकि वहां पे आपका पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो पूछा ही जाता है। जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है एग्रीकल्चर की तो उससे खेती की डिटेल पूछी जाती है कि आपकी जो जमीन है खुद की है या आपने इसको लीज पर लेकर के कमाई करी है। अब बात आती है जब भी आपने एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस सेल किया है, आपको जो कमाई होगी वो सेल करने ही तो होगी, तो इनकम शुड बी एज पर लैंड। दोस्तों, आपके पास मान लीजिए 1 बीघा जमीन है जिसे कि 1 किला भी बोलते
बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग इनके नाम होते हैं। और अगर 25 बीघा किसके पास ज़मीन होती है तो उसको एक मरबा बोलते हैं। तो इस तरह से जितनी आपके पास ज़मीन है उसी के हिसाब से ही तो आपकी होनी चाहिए, कि कल को कुछ जस्टिफाई करना पड़े तो उसके हिसाब से इतनी फसल तो हो जाए। अब जो आड़तिया होता है या आपका कमीशन एजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेज में एक फार्मर उसी के पास जाकर के अपनी पैसे को, ज़मीन को या जो उसकी खेती है उसको बेचता है और वो अपना 1, 2, 2.5% तक अपना कमीशन लेता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की फसल उसको बेची तो 2,000 रुपए वो अपना कमीशन ले लेगा आपसे। तो एजेंट का जो लेजर होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी बनाता है। आप उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैंने इतने रुपए के हिसाब से आपको ये फसल बेचनी है। मंडी की रिसीट है, कृषि उपज मंडी समिति होती है या नगर पालिका के अंदर होती है, कई बार अलग अलग होती है, तो वो भी आपको एक पर्ची सी देती है जिसे कि जे फॉर्म बोलते हैं, कई बार सेल स्लिप बोलते हैं। एक गिरदावरी हमारे राजस्थान में होती है, स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है। कहने का मतलब जितना रिकॉर्ड आप रखेंगे कि हाँ जी मेरे अकाउंट में ये 20 लाख रुपए आए हैं और ये 20 लाख रुपए की मेरे पास पर्चियां पड़ी हैं कि यहाँ पे फसल मैंने इस व्यक्ति को बेची है, तो दोस्तों आप नगद के अंदर भी कराते हैं। तो एग्रीकल्चरिस्ट एक किसान ही है जिसको कैश के अंदर लेन देन से भी नहीं रोका गया है। हालांकि आप 2 लाख से पर ट्रांजैक्शन को लेने से बचें, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही आसानी दी गई है। लेकिन आपके पास कुछ रिकॉर्ड और प्रूफ तो होने चाहिए कि आपकी जो फसल आई है ये कहाँ से आई है। जब आप खेती करोगे तो कुछ खर्चे भी आपको करने पड़ते हैं, तो उनके बिल्स वगैरह, उनकी डिटेल्स वगैरह आपको मेंटेन करनी है, रिकॉर्ड करनी है। एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस शुड बी केप्ट। जैसे कि दोस्तों आपने बीज खरीदा, आपने पेस्टिसाइड खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, वैसे आप भी मजबूर हैं, ज़्यादा उपज के लिए आपको ये केमिकल डालने पड़ते हैं। आपने मिट्टी डलवाई, आपने लेबर के लिए काम करवाया, आपने पानी के लिए भी बहुत सारे लोग पर्चियाँ बनती हैं, पानी के लिए पैसे दिए जाते हैं, आपने बिजली का बिल चुकाया, कई बार मोटर लगी होती है आपके खेत के अंदर तो उसका भी बिल आता है। डेप्रिसिएशन है, अगर आपके पास कोई ट्रैक्टर है या इस तरह का कोई सामान है, उनका जो भी खर्चा आपका होता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक डायरी रखिए और डायरी के अंदर आप अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करिए। वैसे तो लगभग किसान भाई रखते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इन फ्यूचर में आपको कहीं पर भी जवाब देने में आसानी हो जाने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम। आप मान लीजिए आपकी जमीन पुश्तैनी आ रही है तो एग्रीकल्चर इनकम शुड बी कंसिस्टेंट होनी चाहिए हर साल। मान लीजिए आज आपके पास 10 लाख की इनकम आई, अगले साल 12 लाख की, फिर 14 लाख की, फिर 16 लाख की, अनलेस कि आप उसकी ज़मीन को या उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा लेते हो। अगर आप पहली बार अपनी एग्रीकल्चर की इनकम दिखा रहे हो और आपने दिखा दिया दोस्तों 50 लाख रुपए की बड़ी इनकम, तो ये क्वेश्चनेबल हो सकती है। हालांकि 50 लाख रुपए की आपके पास ज़मीन थी, आपने खुद ने अपने फैमिली के नाम थी या आपने उसके पर्चियाँ वगैरह आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एज पर शेड्यूल दिखा रहे हो, पिछले साल 45 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम थी, इस साल 50 लाख आ गई है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ITR में जब भी आप अपनी इनकम दिखाते हो तो पहले तो आपको पूरा टोटल इनकम दिखानी है, उसके बाद में आपको उसके खर्चे दिखाने हैं। अगर 5 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम है, ये ऊपर वाली रिसीट है, तो आपको वहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है आपकी लैंड की कि आपके पास कितनी ज़मीन है और कितने एकड़ ज़मीन वहाँ पे पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से आपको डिटेल देनी पड़ती है। तो जब भी आप अपनी ITR भरें, अगली और पिछले साल की ITR का भी एक बार जरूर कंसिस्टेंसी है वो चेक कर लें। इसके बाद में आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को 10 लाख से बढ़ा करके 50 लाख कर देते हो तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इतनी एकदम कैसे बढ़ गई। आपको पता होगा एग्रीकल्चर ही ब्लैक मनी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, बड़े बड़े नेताओं के फार्म हाउस चलते हैं, वहाँ पर ही एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं। जो लैंड है आपकी बढ़ गई है, आपने नई ज़मीन ले ली है या आपने लीज पर ज़मीन ले ली है, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। उसके अंदर आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों, अगर दोनों की दोनों इनकम आती है, अगर अलोंग विद एग्रीकल्चर कोई और टैक्सेबल इनकम भी है, तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी। हालांकि ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो मैंने आपको बताया 1 लाख हो या 1 करोड़ हो टैक्स फ्री है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो इनकम है वो 2.5 या 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है और एग्रीकल्चर इनकम मिलाकर के 7 लाख से ऊपर चली जाती है और रिबेट वगैरह आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। इसकी कैलकुलेशन हमने डिटेल वीडियो के अंदर बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैश का इस्तेमाल कम से कम रखना है, रिकॉर्ड्स रखने हैं, पैसा कहाँ से आया कहाँ से गया। आप साल खत्म होने के बाद एक बार AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। दोस्तों ITR भरना सुनिश्चित करें, बिल्कुल ही नाम मात्र का खर्चा लगता है, आप अपनी ITR खुद भी भर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह का डिपार्टमेंट का, आपको पता होगा ITR नहीं भरते हो, ज़्यादा लेन देन कर लेते हो, सेक्शन 148 आपको 6 साल तक नोटिस भेज सकता है। बाद में आपके पास ना कोई रिकॉर्ड होगा, उन्हें नहीं पता कि दोस्तों आप एक किसान हो या कौन हो, उन्होंने तो नोटिस उनके कंप्यूटर ने आपको भेज देना है। तो इन फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।